हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू दिस सिविल की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि हमारे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग एकेटिव थर्ड सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके एक प्रीवियस ईयर पेपर 2020-21 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, उसका जो पेपर होता है वो कई सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस का होता है, जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं और वो कुल 20 नंबर के बनते हैं। और उसके बाद हमारा जो सेक्शन होता है, अगला सेक्शन, उसमें 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, फिर 5 या 10 नंबर के क्वेश्चंस आगे पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला सेक्शन होता है, हम सिर्फ आज उसके बारे में बात करेंगे, वो होता है हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ इज अ जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द फोर्स इज अप्लाइड। यानी कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है वो हमारा बेसिकली एक जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है कि फोर्स कैसे अप्लाई होता है। मान लीजिए हमारी कोई बॉडी है और इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया है ऐसे एफ, तो ये लाइन ऑफ एक्शन बताएगा कि इस बॉडी के पोर्शन के किस लाइन पर ये फोर्स जो है अप्लाइड हुआ है और ये कैसे अप्लाइड हुआ है। यानी सेम डायरेक्शन को बताएगा, डिनोट करेगा, और उसकी एक लाइन को बताएगा कि वो कैसे अप्लाई हुआ है। इसी पर आपका बेस है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये कहता है कि आप सेम मैग्नीट्यूड के इसी फोर्स को आप इसी डायरेक्शन में, इस लाइन ऑफ एक्शन जो है, आपका लाइन ऑफ एक्शन मौजूद है, इस लाइन ऑफ एक्शन पे आप कहीं पे भी रख सकते हैं। इसी सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स को आप इस लाइन ऑफ एक्शन पे, इसी डायरेक्शन में आप कहीं पे भी ये फोर्स रख सकते हैं, और बॉडी की जो कंडीशन रहेगी वो नहीं बदलेगी। यानी कि अगर आप इस फोर्स को रिप्लेस करके यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं तो ये बॉडी की कंडीशन बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, अगर वो फोर्स उसी लाइन ऑफ एक्शन पे है और उसी मैग्नीट्यूड का और उसी डायरेक्शन में मौजूद है। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। यानी कि हमारा ऐसा फोर्स सिस्टम जो कि सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में हो, नॉन पैरेलल हो, पैरेलल ना हो, और उनके जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो उनके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करते, वो पैरेलल भी नहीं है फोर्सेस, और वो सेम प्लेन में मौजूद है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे हमारा कोई बनाते हैं, इसको प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, और इसमें फोर्सेस जो मौजूद हैं वो कुछ ऐसे हैं। अगर हम इनके लाइन ऑफ एक्शंस को बनाएं तो ये लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसे जा रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसे जा रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसे जा रहा है। यानी कि हम देख सकते हैं कि इन दोनों का मीटअप यहाँ पे हो गया है, इनका यहाँ पे हो गया है, इनका और इनका कहीं आगे जाके होगा मीटअप, सपोज यहाँ पे होगा। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है लाइन ऑफ एक्शंस का वो सेम नहीं है, और ये पैरेलल नहीं है, लेकिन ये हैं सेम प्लेन में, सेम प्लेन में। तो इनको बोलेंगे कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर इनका प्लेन भी चेंज होता, जैसे कि अगर कोई फोर्सेज मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में हो, कोई एक्स जेड प्लेन में हो, इस प्लेन में हो, कोई और वाई जेड प्लेन में हो, तब इनको हम बोलते नॉन कोप्लेनर। ये हो जाते हैं हमारे नॉन कोप्लेनर।
और इसके बाद अगर इनकी कंडीशन सेम होती कि इनके जो हैं लाइन ऑफ एक्शंस के जो पॉइंट्स हैं वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे और ये पैरेलल भी नहीं है, तो ये भी हो जाते नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल एंड नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि कॉन्करेंट पैरेलल बोलते किसको हैं। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम, अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉयड, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड से आप क्या समझते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों का निकाल सकते हैं, सीजी जिनको बोलते हैं, जिनमें वेट दिया होता है। वेट जो है गिवन होता है, मतलब वेट होता है उन चीज़ों में, उनका निकालेंगे हम सेंट्रॉयड, तो उनको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और बाकी चीज़ों के सेंट्रॉयड को सिर्फ सेंट्रॉयड बोलते हैं। जो सेंट्रॉयड क्या होता है, लाइंस का होगा, प्लेन्स का होगा, एरियाज का होगा और वॉल्यूम्स का होगा। हम बेसिकली जो पढ़ते हैं वो इन चारों चीज़ों का वो सेंट्रॉयड ही पढ़ते हैं, कि हम उनका सेंट्रॉयड निकालना ही पढ़ते हैं, सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बेसिकली डिफरेंस यही है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं उन चीज़ों का जिनमें वेट होता है, और सेंट्रॉयड सिर्फ उन चीज़ों का निकालेंगे जिनमें वेट नहीं होता। उनमें आप लाइंस भी हो सकते हैं, कुछ प्लेन्स हो सकते हैं, प्लेन्स के एरियाज हो सकते हैं, और अगर 3D फिगर है, अगर 3D फिगर मौजूद है तो उनके वॉल्यूम्स भी होंगे। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमसे पूछ रहे हैं हाउ विल यू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ एन एरिया, कि आप किसी एरिया के जो कोऑर्डिनेट्स हैं सेंट्रॉयड के, उनको कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने जैसा कि पढ़ा होगा कि x इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2, और y के लिए आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। इसमें क्या होता है, इसी को बेसिकली इस फॉर्म में लिखा गया है कि जो a1 और x1 जो होते हैं उन्हीं का समीशन यहाँ पर लिखा गया है कि पूरे एरियाज और उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका समीशन अपॉन सिर्फ एरियाज का समीशन, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलेंगे x बार। और जो इसी तरह से हम कंडीशन जो a1 और y1 a2 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 करके जो इसका समीशन होता है इसको बोलेंगे x बार। ऐसे करके हम इसको डोनेट करते हैं। तो जो उसके बाद हमारा पूछ रहा हाउ विल यू फाइंड, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। इस मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक्सिस है, ये हमारी कोई एक्सिस, और इस एक्सिस पे कोई हमारा मतलब फिगर बनाया हुआ है, जैसे कि कलर चेंज कर लेते हैं अपने मार्क्स का। ऐसे कोई ये फिगर कुछ ऐसे बना हुआ है। हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये चला आता है कुछ ऐसे, ये समझ लीजिए कुछ ऐसे चला आता है। ये हमारा एरिया हो जाता है एक, और ये हो जाता है हमारा 2। अब इससे हम बात करेंगे कि अगर ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पे आता है इस पॉइंट पे, तो इसको डोनेट करने के लिए अगर हम इसको एरिया a1 मानते हैं इसका, तो इसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे तो लिखेंगे x1 और y1। अब x1 और y1 क्या होंगे, जो x1 होगा, x1 जो होगा वो हमारा होगा डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस।
यानी जो ये वर्टिकल वाई एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, जो ये एक्सिस हमारी मौजूद है, उससे जो हमारा इसका डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का हम डिस्टेंस लेंगे तो इसको बोलेंगे हम x1, इसको बोलेंगे हम x1, ये होगा हमारा x1। और इसी पॉइंट का अगर हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल से दूरी लेंगे तो इसको बोलेंगे हम y1, ये हो जाएगा हमारा y1। और अगर हम इसकी दूसरी की बात करें, अगर हम यहाँ x2 और y2, अगर हम इसको एरिया 2 लेते हैं और इसमें x2 और y2 की बात करते हैं, तो अगर इसको थोड़ा सा मिटा दें, अगर हम ये हमारा जो है ये हमारा दूसरा फिगर है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए इसका जो है इस एरिया A2 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पर लाई करेगा, चूंकि रेक्टेंगल है बीच में यहाँ पर कुछ लाई करता है, तो यहाँ पर कुछ लाई कर रहा है, तो यहाँ O से जो दूरी होगी यहाँ की, यानी कुछ यहाँ की जो दूरी होगी वो होगी हमारी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो दूरी है तो इसको बोलेंगे y2। और जो यहाँ से जो दूरी यहाँ तक की होगी जो दूरी, उसको बोलेंगे x2। ये जो x2 या x1 होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन से होगा, जो वर्टिकल एक्सिस होगी हमारी वहाँ से उसकी दूरी देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और जो y2 या y1 जो भी होगा उसको हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से दूरी देखेंगे वर्टिकल लाइन पे जो पढ़ेंगे, इस लाइन पे से पढ़ते हुए चले जाएंगे, और वो दूरी जो होगी हमारी वो हॉरिजॉन्टल से होगी y1 या y2, और जो x1 या x2 होगी वो हमारी वर्टिकल एक्सिस से दूरी होगी। बेसिकली यही होता है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा व्हाट इज परफेक्ट ट्रस, कि परफेक्ट ट्रस क्या होता है। इसको आप पढ़ सकते हैं कौन सा यूनिट है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जो यूनिट है उसमें आता है आपका ट्रस। तो परफेक्ट ट्रस क्या होता है, द ट्रस विच इज कंपोज्ड ऑफ सच मेंबर्स विच आर जस्ट सफिशिएंट टू कीप द ट्रस इन इक्विलिब्रियम व्हेन द ट्रस इज सपोर्टिंग एन एक्सटर्नल लोड इज नोन एज परफेक्ट ट्रस। यानी कि ऐसा ट्रस जो इतने सफिशिएंट मेंबर्स से बना हो कि वो मेंबर्स जो हैं वो ट्रस को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख सकें, जब उन पे ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड लगाया जाए, जब उनके ऊपर कोई फोर्स या मोमेंट कुछ भी एक्ट करे, तो वो मेंबर्स जो हैं उस ट्रस को इक्विलिब्रियम कंडीशंस में रख सकें। तो ऐसे मेंबरों से जो बना हुआ ट्रस है उसको बोलते हैं हम परफेक्ट ट्रस, यानी कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आने वाला। अब फॉर अ परफेक्ट ट्रस द नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड नंबर ऑफ मेंबर्स आर गिवन बाय, किससे दिए जाते हैं, 2j, m इज इक्वल टू 2j माइनस 3। अब ये 2j माइनस 3 क्या होता है, अभी ये जो 2j माइनस 3 होता है इसमें m जो होते हैं वो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, और जो जॉइंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ जॉइंट्स होते हैं उनको j से डिनोट किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई ऐसे एक ट्रस बनाते हैं, यहाँ पर एक ऐसा ट्रस डिज़ाइन किया जाए, फिगर को बस आप समझने की कोशिश करिएगा फिगर को सर, बाकी भाई लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा इस फिगर ऊपर पे। अगर इस पे हम बात करेंगे नंबर ऑफ जॉइंट्स की, तो हमारे नंबर ऑफ पहले मेंबर्स की बात करें, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें जो m होगा वो होगा 7। जॉइंट्स की बात करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हमारे नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए, j इज इक्वल टू 5। अब हम देखेंगे कि ये परफेक्ट ट्रस है या नहीं। अगर ये परफेक्ट ट्रस होगा तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहां देखते हैं, आते हैं लेफ्ट साइड में, m इज इक्वल टू 2
j माइनस थ्री। m इज इक्वल टू, अगर 2j माइनस थ्री को हम सॉल्व करें कि 2 इंटू 5 माइनस थ्री इज इक्वल टू 10 माइनस थ्री इज इक्वल टू 7, और ये 7 एग्जैक्ट है, मेंबर्स जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो एग्जैक्ट 7 है। यानी कि जो ये ट्रस होगा हमारा, ये ट्रस, ये होगा हमारा परफेक्ट ट्रस। क्या होगा ये? परफेक्ट ट्रस। यानी कि जो ट्रस हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको बोलेंगे हम परफेक्ट ट्रस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइंड रिडंडेंट फ्रेम। रिडंडेंट फ्रेम क्या होता है भाई? इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन दैट रिक्वायर्ड बाय इक्वेशन m is equal to 2j minus 3 in a frame, then such members will be called as redundant frame। यानी कि अगर m is equal to 2j minus 3 से 2j माइनस थ्री से m जो है ग्रेटर देन हो जाता है 2j माइनस थ्री, तो जो ये मेंबर्स होंगे उनको बोलेंगे रिडंडेंट मेंबर्स। रिडंडेंट मेंबर्स। और जो पूरा फ्रेम हमारा तैयार होगा, जिसको पूरा ट्रस तैयार होगा, उसको बोलेंगे हम रिडंडेंट फ्रेम। यानी कि जब मेंबर्स की संख्या जो है वो 2j माइनस थ्री जो हमारा कंडीशन है उससे ज़्यादा हो जाएगी तो उसको बोलेंगे रिडंडेंट मेंबर्स। जो मेंबर्स एक्स्ट्रा होंगे उनको बोलेंगे रिडंडेंट मेंबर्स, और जो उनसे फ्रेम तैयार होगा उनको बोलेंगे रिडंडेंट फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन and its velocity remains constant along that line as it covers equal distances in equal interval of time। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं irrespective of length of time कि यूनिफॉर्म मोशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में जो है मोशन करता है, और इसकी वेलोसिटी जो होती है v ये होती है कांस्टेंट। इस लाइन पे, अगर ये इस लाइन पे सपोज इस लाइन पे ये मोशन कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, और ये समान समय में, इसको बोलते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंसेस तय करेगी। इसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, तो बस इतना ही लिखना है आपको। इस पे आपको 2 नंबर मिलने हैं, बाकी हम आगे भी डिटेल में अगर मौका मिलेगा तो इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है H। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्पल्स एंड मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडीज। इम्पल्स एंड मोमेंटम से आप क्या समझते हैं? तो इम्पल्स होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, यानी इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स एंड टाइम, इसको बोलते हैं इम्पल्स, यानी F इंटू टी को बोलेंगे इम्पल्स। मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, यानी P इज इक्वल टू mv। अच्छा, अब मोमेंटम और इम्पल्स में एक रिलेशन भी आता है लिखने को, कि जो है आप डिफाइन करिए कि मोमेंटम और इम्पल्स में रिलेशन क्या होता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यानी कि अगर हम इसको बोले I से, अगर I से इसको डिनोट करें तो इसको बोलेंगे mv2 माइनस mv1। अगर मोमेंटम हमारा चेंज हो रहा है, एकदम लगातार चेंज होते रह रहा है, तो जो अगर हम बोलेंगे कि इम्पल्स कितना जनरेट हुआ, तो जो 2 मोमेंटम के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे इम्पल्स। इम्पल्स को डिनोट कर सकते हैं mv2 माइनस
mv1। इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम डिफरेंस, मोमेंटम डिफरेंस। तो अभी तो इसमें इतना ही देखेंगे। अगर इसके क्वेश्चंस आगे हमको मिलते हैं आगे किसी प्रीवियस ईयर पेपर्स में या फिर आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देखेंगे तो उसमें इसके क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल वर्क एंड रियल वर्क। अब ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा ज़्यादा सवाल है और इसको समझने की ज़रूरत है कि वर्चुअल वर्क और रियल वर्क में डिफरेंस क्या होता है। वर्चुअल वर्क होता है इट इज द वर्क डन बाय एक्चुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग थ्रू अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। या तो बॉडी के एक्चुअल फोर्स से हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे, या फिर हम जो है वर्चुअल फोर्स से एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे। यानी कोई चीज हम मान लेंगे कि हाँ ये मानते हैं कि ये डिस्प्लेस हो गई। जैसे कि अगर हम वर्क की बात करें तो कोई भी जो रिजिड बॉडी होती है, कोई भी अगर रिजिड बॉडी होगी तो रिजिड बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो होता ही नहीं है। तो हम बस ये मान लेंगे कि रिजिड बॉडी के अंदर ये फलां जगह से ऐसे अगर डिफ्लेक्ट होती है, इससे ऐसे रिएक्शन निकलता है, तो उसको जो हम मानेंगे उसको बोलेंगे वर्चुअल वर्क। यानी फोर्स तो हम एक्चुअल लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट जो हम वर्चुअल मान रहे हैं, या फिर एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम मान लेंगे कि ये किस फोर्स से हो रहा होगा, तो वो हो जाएगा हमारा वर्चुअल फोर्स। यानी जिसको हम बस ऐसा कह सकते हैं कि हम बस उसको ऐसे कंसीडर करते हैं जबकि वो हमारे सामने फोर्स लगता हुआ दिखता नहीं है। तो ऐसे सारी चीज़ों को हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं, वर्चुअल वर्क। और फिर जब ऐसे बात आ जाएगी रियल वर्क की, तो रियल वर्क क्या होता है। रियल वर्क होता है आपका वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। यानी कि हम आपको ये फोर्स भी दिख रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। ये ऐसे मान लीजिए ऐसे कोई बॉडी है, इस पे आपने फोर्स लगाया और ये कुछ आगे जाके यहाँ पे बॉडी की कंडीशन कुछ यहाँ पहुंच गई, बॉडी कुछ यहाँ पहुंच गई, तो इसमें आपको फोर्स लगता हुआ भी दिख रहा है और इसमें आपको जो है डिस्प्लेसमेंट भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसको बोलेंगे, ये पोजीशन ए से पोजीशन बी पे चली गई, इसको बोलेंगे ये हमने रियल वर्क किया। क्या किया हमने, ये रियल वर्क किया, यानी कि हमारा जो ये काम कर दिया। रियल वर्क हमारा यही होता है। अगले क्वेश्चन बात है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम। कि एनर्जी मेथड, जो इक्विलिब्रियम की एनर्जी मेथड है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है। बेसिकली एनर्जी मेथड होता क्या है, एनर्जी मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम ये होता है कि हम ये मानकर चलते हैं कि जो हम बाहर से लोड लगा रहे हैं, लोड जो लगाएंगे वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा, हम बोल सकते हैं ऐसे कि एक्सटर्नल लोड इज इक्वल टू जो बॉडी में पहले से पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो, या फिर जो लोड लगाने के कारण वो बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स। यानी फोर्स लगाने के कारण जो बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है वो एक्सटर्नल लोड जो लगेगा हमारा वो दोनों के इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं कि एनर्जी मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का ये एनर्जी मेथड है।
जब एनर्जी मेथड, इस एनर्जी मेथड का यूज़ कहाँ करते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं। ये हमारा होता है इलास्टिसिटी प्रॉब्लम्स निकालने के लिए, कि जो हमारे इलास्टिसिटी प्रॉब्लम्स हमारे निकालने के लिए स्ट्रक्चर के इलास्टिसिटी प्रॉब्लम्स को, एंड डिटरमाइन डिफ्लेक्शन ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर से मुराद हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और वो डिटर्मिनेट है। यानी कि अगर हम जहाँ तक ट्रस की बात करें तो डिटर्मिनेट क्या होगा, जो m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, इस वाले इक्वेशन को जो फॉलो करेगा जो ट्रस, यानी उसके मेंबर्स की जो संख्या होगी वो उसके ज्वाइंट के 2 गुने से 3 कम होगी। अगर वो इसको फॉलो करता है तो उसको बोलेंगे हम स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, और जो फॉलो नहीं करता है उसको बोलते हैं हम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम का एनर्जी मेथड होता है वो सॉल्यूशन होता है किसका, इलास्टिसिटी प्रॉब्लम्स निकालने के लिए और स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के डिफ्लेक्शंस निकालने के लिए। और जो रिडंडेंट, चूंकि ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हैं, यानी इनमें मेंबर्स की जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी 2j माइनस 3 से, इसीलिए इनके जो रिडंडेंट रिएक्शंस होंगे उनको निकालने के लिए, और इनमें जो डिफ्लेक्शंस होंगे किसी कारणवश उनको निकालने के लिए, यानी सभी चीज़ों को निकालने के लिए हम एनर्जी मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज़ करते हैं। तो ये फिलहाल हो गए 10 क्वेश्चंस हमारे, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चंस हमारे सारे तैयार हो गए। और आगे आने वाली वीडियोस में हम इससे भी एक प्रीवियस पेपर है जो हमारा 2019-20 का पेपर है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको थोड़ा सा हम बेसिकली रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, और अगर आप इसके PDF को पाना चाहते हैं जो आज हमने पढ़ा है, तो आप जो है टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं सिविल की पढ़ाई, और मैं टेलीग्राम का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।